क्या कभी किसी ने इस बात पर गहराई से विचार किया है कि मतलब जो बार बार लौट कर आने वाली खांसी होती है ना, जिसके लिए हम तुरंत कोई कफ सिरप या एंटीबायोटिक्स उठा लेते हैं? हाँ, अक्सर लोग यही करते हैं। बिल्कुल। तो क्या वो सिर्फ एक खांसी का इलाज है, या फिर अनजाने में हम भविष्य में अस्थमा जैसी किसी बेहद गंभीर बीमारी की नींव तैयार कर रहे हैं? अब ये सच में एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। है ना? क्योंकि जब भी खांसी होती है तो हमारा पूरा ध्यान सीधे गले, नाक या ज्यादा से ज्यादा फेफड़ों पर ही जाता है। हम गर्म पानी पी लेते हैं या गले को आराम देने वाली वो मीठी गोलियां खाते हैं। सही बात है, हम सिर्फ लक्षणों को देखते हैं। लेकिन आज के इस डीप डाइव में एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो इस पूरी मेडिकल अप्रोच को ही पलट कर रख देगा। आज के रिसर्च पढ़ते हुए मुझे एक बहुत ही शानदार उदाहरण मिला जो इस पूरी सिचुएशन को एकदम क्लियर कर देता है। हाँ, वो घड़े वाला उदाहरण ना? हाँ, वही। मान लीजिए एक घड़ा है जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद है और ऊपर से एक नल खुला हुआ है। अब चाहे ऊपर से कितना भी पानी डालते रहो, वो घड़ा कभी नहीं भर सकता, ये वहीं रहेगी। और हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मुख्य मिशन ही उस छेद को खोजना है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे खांसी की शुरुआत गले या फेफड़ों से होती ही नहीं है, बल्कि इसका सीधा कनेक्शन पेट से है। आज के हमारे इस डीप ड्राइव का मकसद भी यही है। हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि खांसी को कैसे दबाया जाए, हमें उस जड़, उस रूट कॉज को डिकोड करना है जहां से ये सब शुरू होता है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। अगर खांसी फेफड़ों की बीमारी मानी जाती है, तो मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद का ये मिला जुला रूप हमें पेट की तरफ क्यों ले जा रहा है? आखिर पेट में ऐसा क्या हो रहा है जो सीधा गले तक पहुंच जाता है? इसे समझने के लिए ना हमें शरीर की केमिस्ट्री को थोड़ा करीब से देखना होगा। अगर हम पहले मॉडर्न साइंस के नजरिए से बात करें तो कहानी की शुरुआत हमारे खाना खाने के तुरंत बाद ही हो जाती है। अच्छा, तुरंत बाद? हाँ, जब भोजन हमारे पेट में पहुंचता है, स्टमक में, तो वहां एक खास तरह का एसिड रिलीज होता है जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कहते हैं, HCl, जो खाने को पचाता है। बिल्कुल। इस HCl का काम बहुत ही आक्रामक होता है। ये भोजन को तोड़कर एक पेस्ट में बदल देता है ताकि शरीर उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकाल सके। हाँ। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब किसी वजह से हमारा डाइजेशन धीमा पड़ जाता है। मतलब मशीनरी स्लो हो जाती है। हाँ, जब पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता तो वो जो HCl है वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाता और नतीजा ये होता है कि खाना पूरी तरह से टूट नहीं पाता। मतलब जो खाना शरीर को ऊर्जा देने के लिए खाया गया था, वो पेट में एक तरह से बिना पचे उसी अवस्था में पड़ा रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही पड़ा रहता है। ये तो साइंस का लॉजिक हुआ कि केमिकल रिएक्शन पूरा नहीं हुआ, लेकिन आयुर्वेद इस पूरी प्रक्रिया को कैसे समझाता है? यहीं पर आयुर्वेद का लेयर इस कहानी में एक बहुत ही विजुअल और गहरी समझ जोड़ देता है। आयुर्वेद इस अधपचे खाने की अवस्था को एक बहुत ही सटीक नाम देता है, आम। हाँ, आम। इसे मॉडर्न भाषा में अनडाइजेस्टेड मेटाबॉलिक टॉक्सिन कहा जा सकता है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में जठराग्नि होती है, यानी पाचन की आग, डाइजेस्टिव फायर। एकदम सही। अब इसे ऐसे समझिए कि अगर आग बहुत धीमी है और आप उस पर भारी और गीली लकड़ियां डाल दें तो क्या होगा? आग बुझने लगेगी और बहुत सारा धुआं होगा और चिपचिपा पदार्थ पैदा होगा। बिल्कुल यही पेट में होता है। जब जठराग्नि कमजोर होती है तो वो अधपचा भोजन धीरे धीरे एक बेहद चिपचिपे, भारी और विषैले पदार्थ में बदल जाता है। इसी पदार्थ को आयुर्वेद में आम रस कहा जाता है। बाप रे, ये आम रस वाला कॉन्सेप्ट तो हर किसी की आंखें खोलने वाला है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, पेट में बनने वाला ये चिपचिपा आम आखिर फेफड़ों की खांसी कैसे बन जाता है? यही तो सबसे दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि पेट और फेफड़ों का रास्ता तो बहुत अलग है ना। जी। ये आम पेट से निकलकर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक का सफर कैसे तय कर लेता है? ये सफर शरीर के भीतर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के जरिए तय होता है। ये जो चिपचिपा आमरस पेट में बनता है ना, वो वहीं एक जगह रुका नहीं रहता। अच्छा, वो मूव करता है? हाँ, क्योंकि शरीर लगातार चीजों को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये आम हमारे रक्त के साथ यानी ब्लड स्ट्रीम के साथ मिल जाता है। ओहो, खून में मिल जाता है? बिल्कुल। अब खून तो शरीर के हर एक हिस्से, हर एक ऑर्गन तक पहुंचता है। इसी खून के प्रवाह के साथ ये चिपचिपा और भारी टॉक्सिन सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाता है। फेफड़ों के अंदर अगर आप देखें तो वहां छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहा जाता है। यहीं पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, जो सांस लेने के लिए सबसे जरूरी हिस्सा है। एकदम सही। अब जब ये आमरस वहां पहुंचता है तो ये उन नाजुक हवा की थैलियों की दीवारों पर जाकर चिपकने लगता है। इसको अगर मैं एक एनालॉजी से समझूं तो ये कुछ वैसा ही है जैसे हम अपने किचन के सिंक में कोई ठंडी चिपचिपी चिकनाई डाल दें। हाँ, बिल्कुल वैसी ही चिकनाई। और वो चिकनाई पाइप के अंदर जाकर उसकी दीवारों पर चिपक जाती है और धीरे धीरे पूरे पाइप को ब्लॉक कर देती है, जिससे पानी का बहाव रुक जाता है। क्या फेफड़ों में भी बिल्कुल यही हो रहा है? ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब ये आम फेफड़ों की दीवारों पर चिपक जाता है तो फेफड़ों का जो नेचुरल फैलाव है, उनका एक्सपेंशन, उनका एक्सपेंशन वो कम हो जाता है। सांस लेने के रास्ते अंदर से सिकुड़ने और ब्लॉक होने लगते हैं। अब हमारा शरीर कोई बेजान पाइप तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, शरीर तो तुरंत रिएक्ट करता है। शरीर का अपना एक बहुत ही एडवांस्ड सर्वाइवल मैकेनिज्म है। वो इस रुकावट को तुरंत महसूस करता है। उन सांस की नलियों को साफ करने के लिए शरीर अंदर से एक बहुत ही तेज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स पैदा करता है। एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स? हाँ, शरीर का वो जोरदार झटका जो उस चिकनाई या आम को बाहर फेंकने के लिए लगाया जाता है, वही असल में खांसी है। ये नजरिया तो सच में हमारी पूरी अप्रोच को ही कटघरे में खड़ा कर देता है। हम अक्सर कफ सिरप पीकर सोचते हैं कि चलो खांसी रुक गई तो हम ठीक हो गए, जबकि असल में ऐसा होता नहीं है। वही तो, जबकि असल में हम शरीर के उस सुरक्षा अलार्म को म्यूट कर रहे हैं जो पेट की गड़बड़ी के बारे में बता रहा था। हम अलार्म बंद कर देते हैं पर आग वहीं लगी होती है। बिल्कुल। लेकिन यह एक कंफ्यूजन अक्सर होता है, खांसी कभी सूखी होती है और कभी बहुत ज्यादा बलगम वाली होती है जिसे वेट कफ कहते हैं। क्या इन दोनों का कारण भी यही आम रस है? हाँ, खांसी के इन दोनों प्रकारों का सीधा संबंध इसी आम रस की अवस्था से है।
अगर फेफड़ों में जमा ये चिपचिपा पदार्थ अभी नया है, गीला है और भारी है, तो वो आसानी से बाहर आता है। हाँ, जब शरीर इसे बाहर निकालने के लिए जोर लगाता है तो ये बलगम के रूप में गले से बाहर आता है। इसे ही हम वेट कफ कहते हैं। अच्छा, और सूखी खांसी में क्या होता है? अगर ये आमरस वहां काफी समय तक पड़ा रहे और शरीर की गर्मी या हवा के प्रवाह से सूख जाए तो वो एक सूखी कठोर परत बन जाता है, जैसे दीवार पर सूखी हुई कीचड़। उफ, वो तो बहुत दर्दनाक होता होगा। बहुत ज्यादा। अब शरीर उसे निकालने के लिए बार बार जोर लगाता है, खांसता है, लेकिन कुछ बाहर नहीं आता क्योंकि वो परत सूख कर बुरी तरह चिपक चुकी है। इसी स्थिति को ड्राई कफ या सूखी खांसी कहा जाता है। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? अगर असली विलेन वो आमरस है जो पेट में बन रहा है, तो अब हमें ये समझना होगा कि हम अनजाने में इस विलेन को ताकत कैसे दे रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी को पूछना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हर घर में हो रही हैं और जो शरीर में इस कफ और आम की फैक्ट्री चला रही हैं? इस कहानी का सबसे बड़ा विलन हमारी वो आदतें हैं जिन्हें हम बहुत ही नॉर्मल और मॉडर्न लाइफस्टाइल का हिस्सा मान चुके हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन की ओर इशारा किया गया है। कौन सा कॉम्बिनेशन? घी या भारी फैट के साथ ठंडे पानी का कॉम्बिनेशन। अगर हम इसे बेसिक साइंस की तरह देखें तो घी और पानी के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स नहीं होते। हाँ, तेल और पानी तो वैसे भी अलग ही रहते हैं। और घी वैसे ही पचने में भारी होता है, जब वो ठंडा होता है तो जम जाता है। अब सोचिए, जब कोई ठंडा घी वाला या बहुत भारी भोजन करता है और उसके तुरंत बाद फ्रिज का ठंडा पानी पी लेता है, तो पेट में तबाही मच जाती होगी। बिल्कुल, पेट की उस 37 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी का क्या हाल होता होगा, सोचिए। इसे अगर आम जिंदगी से जोड़ें तो ये अक्सर होता है। मान लीजिए रात के 12 बजे फ्रिज से निकालकर कोई ठंडी मिठाई खा ली, या कोई ऐसी डिश जिसमें बहुत सारा मक्खन या घी है, जिसे बिना गर्म किए खा लिया। हाँ, बिना गर्म किए खा लिया। और ऐसे खाने के बाद अक्सर लोगों को बहुत तेज प्यास लगती है। फिर वो सीधे फ्रिज की बोतल उठाकर गटागट ठंडा पानी पी लेते हैं। उस वक्त तो बहुत राहत मिलती है, गले को राहत मिलती है, लेकिन पेट में तो गड़बड़ शुरू हो जाती है। अंदर कुछ और ही हो रहा होता है। बिल्कुल, उस पल की राहत असल में एक बहुत बड़ी गलती होती है। जब उस भारी जमे हुए खाने के ऊपर बहुत सारा ठंडा पानी पी लिया जाता है तो पेट का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाता है। एसिड पानी में घुलकर कमजोर हो जाता है। एकदम सही। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो आपने अपनी जठराग्नि पर बर्फ का पानी डाल दिया और वो आग बुझ गई है। पाचन तंत्र के लिए उस जमे हुए भारी मिश्रण को तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। और फिर वही आमरस बनने लगता है। हाँ, जैसा कि हमने पहले देखा, जहां पाचन रुका वहीं से वो खाना सड़ने लगता है और आम रस बनने की प्रक्रिया रॉकेट की स्पीड से शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी गलती है जो शायद 90% लोग अनजाने में कर रहे हैं। अगर अनजाने में या गलती से ऐसा हो जाए, मान लीजिए किसी पार्टी में गए और घी वाला खाना खा लिया या ठंडी रोटी के साथ घी खा लिया, तो इसका रिवर्स एक्शन क्या है? इसे ठीक कैसे किया जाए ताकि कफा ना बने? इसका बहुत ही प्रैक्टिकल रिवर्स एक्शन टेक्स्ट में बताया गया है। यदि गलती से भारी या घी वाला भोजन कर लिया है तो उसे पचाने के लिए तुरंत बाद गर्म पानी पीना चाहिए, या फिर आयुर्वेदा एक विशेष काढ़े की सलाह देता है। उस काढ़े में क्या क्या होता है? तुलसी, अदरक, सौंठ, काली मिर्च, सुहागा, लहसुन और अजवाइन जैसी गर्म तासीर वाली चीजें शामिल होनी चाहिए। जब ये गर्म और तीखा कढ़ा पेट में जाता है तो ये सिकुड़ी हुई रक्त वाहिकाओं को वापस खोल देता है, रुकी हुई जठर अग्नि को फिर से भड़का देता है और उस घी को पूरी तरह पचा देता है। क्या बात है। और जो खाना पच जाएगा तो कफा नहीं बनेगा और भविष्य में खांसी से बचाव हो जाएगा। ये एक बहुत ही काम का समाधान है। बिल्कुल। अब मैं उस टॉपिक पर आना चाहता हूँ जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था, वो सोशल मीडिया वाला मिथ। आजकल काफी वीडियोस वायरल हैं जिनमें बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दावा किया जाता है कि खाने के साथ पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, एक घूंट भी नहीं। हाँ, लोग इस बात को सच मानकर भोजन करते समय पानी पीना पूरी तरह बंद कर देते हैं। मैंने एक स्टडी में पढ़ा था कि ये ट्रेंड असल में कितना खतरनाक हो सकता है। या सबसे दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया का ये आधा अधूरा ज्ञान कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। शास्त्र भोजन में स्निग्धता यानी नमी या चिकनाई की बहुत वकालत करते हैं। आदर्श रूप में भोजन में घी या मक्खन भरपूर मात्रा में होना चाहिए ताकि वो पेट में आसानी से मूव कर सके। लेकिन समस्या तब होती है जब लोग रूखा सूखा भोजन कर रहे होते हैं, जैसे बिना घी की सूखी रोटी और सब्जी, और ऊपर से सोशल मीडिया की बात मानकर पानी भी नहीं पीते। तो अंदर होता क्या है उस सूखी रोटी के साथ? स्निग्धता के अभाव में वो सूखा भोजन अमाशय में यानी स्टमक में ठीक से घूम नहीं पाता। वो पेट में एक ही जगह पत्थर की तरह रुका रहता है। वो फर्मेंटेशन की प्राकृतिक प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाता और बहुत देर तक पड़े रहने से भयानक एसिड पैदा करता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि शरीर तो लगातार संकेत दे रहा होता है। जब भोजन सूखा होता है तो शरीर बार बार प्यास के जरिए पानी मांगता है, लेकिन लोग उस वायरल रील के ज्ञान के कारण अपनी प्यास को मारते जाते हैं। इसके दो बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं इस रिसर्च के अनुसार। वो दो प्रभाव क्या हैं? पहला तो ये कि पानी ना पीने से भूख लगातार बढ़ती रहती है, जिससे लोग भूख से ज्यादा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं। और दूसरा प्रभाव और भी बुरा है। जब कहना खत्म हो जाता है और कोई 1 या 2 घंटे तक प्यास रोकता है तो उसके बाद इतनी तेज प्यास लगती है कि पूरा ग्लास या बोतल पानी एक साथ घटाघट करके पी जाते हैं, जिससे फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ, एक साथ इतना सारा पानी पीने का परिणाम ये होता है कि जठर अग्नि पूरी तरह बुझ जाती है। वही अधिक मात्रा में खाया हुआ भोजन जो पेट में पड़ा था अब वो आम रस में बदल जाता है और पेट में क्लेद पैदा करता है। एक मिनट, इस क्लेद को अगर आम भाषा में समझें तो क्या ये एक तरह की दलदल या चिपचिपी सतह है जो पेट में बन रही है? एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया यहाँ। ये दलदल जैसी अतिरिक्त नमी है और यही क्लेद
आगे चलकर खांसी, दमा और एज़मा का सबसे मेन कारण बनता है। तो फिर पानी पीने का सही तरीका क्या है? अगर भोजन रूखा है तो भोजन के साथ घूट घूट करके थोड़ा थोड़ा गर्म पानी लिया जाए, या फिर एक और तरीका है कि भोजन के बाद वज्रासना में बैठा जाए। खाने के साथ घूट घूट पानी पीने के कई फायदे हैं। जैसे कि? पहला फायदा तो ये हुआ कि बाद में वो भयंकर प्यास नहीं लगेगी जिससे पूरी बोतल एक साथ पीनी पड़े। बिल्कुल। दूसरा, अमाशय का कुछ हिस्सा पानी से भर जाने के कारण भूख जल्दी शांत हो जाएगी, जिससे ओवर ईटिंग नहीं होगी। और तीसरा, नमी मिलने से भोजन जल्दी पचकर स्टमक से छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अमाशय में आमरस और क्लेद नहीं बनेगा और कफा की समस्या पैदा ही नहीं होगी। इसके अलावा हमें टेम्परेचर शॉक से बचने की भी बहुत ज़रूरत है। एकदम गर्म खाने के बाद एकदम ठंडी आइसक्रीम खा लेना या ठंडे के बाद अचानक कुछ बहुत गर्म पी लेना, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को शॉक में डाल देता है। लेकिन बात सिर्फ घी और ठंडे पानी तक सीमित नहीं हो सकती। नहीं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। हमारे रोजमर्रा के खाने में जो और भी चीजें हैं, खासकर जो पैकेट बंद चीजें हैं या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनका क्या रोल है? कार्बोहाइड्रेट्स को लेकर सोर्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझाई गई है। हम दिन भर में बहुत सारा कार्ब्स खाते हैं, चावल, रोटी, बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, ये सब। जब शरीर इन सबको पचाता है तो इनका अंतिम ब्रेकडाउन ग्लूकोज में होता है, जो एनर्जी देता है। ग्लूकोज शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन इसका स्वभाव कफ को बढ़ाने वाला और भारी होता है। आयुर्वेद साफ कहता है कि इस भारीपन को बैलेंस करने और डाइजेशन को लगातार सक्रिय रखने के लिए हमारे भोजन में कुछ खास होना चाहिए। हाँ, हमारे भोजन में उष्ण और तीखे तत्वों का होना बहुत जरूरी है। हॉट एंड पंजेंट एलिमेंट्स। उष्ण और तीखे तत्वों से मतलब है हमारे वो मसाले जो भारतीय रसोइयों में सदियों से इस्तेमाल होते आ रहे हैं। सही कहा आपने। अदरक, काली मिर्च, लहसुन, लौंग और तुलसी, ये सब तो हर घर में होते हैं। पर हम इन्हें सिर्फ खाने में स्वाद या महक जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये असल में मेटाबॉलिक कैटलिस्ट हैं। ये वो उष्ण तत्व हैं जो जठराग्नि को भड़काए रखते हैं। अच्छा, ताकि वो आग बुझे नहीं? बिल्कुल। जब ग्लूकोज या भारी कार्बोहाइड्रेट्स पेट में जाते हैं तो ये तीखे तत्व उन्हें तेजी से पचाने में मदद करते हैं, ताकि वे आम में न बदलें। लेकिन आजकल तो मसाले कम खाए जाते हैं। वही तो परेशानी है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमने स्वाद के नाम पर इन तीखे मसालों को कम कर दिया है और मीठे या न्यूट्रल खाने पर ज्यादा फोकस कर लिया है। और इनके बिना पाचन धीमा होता है और फिर से वही कफ बनने का चक्र शुरू हो जाता है। ये तो खाने पीने और पेट का पूरा विज्ञान हो गया, लेकिन जो सोर्स मटेरियल हमारे पास है वो कुछ और भी चौंकाने वाले तथ्यों की बात करता है। जी हाँ, कुछ ऐसे कारण जो बिल्कुल अलग हैं। मान लीजिए किसी का डाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है, वो ठंडे पानी की गलती भी नहीं कर रहा है, फिर भी उसे अचानक खांसी आने लगती है। यहाँ बात वॉइस बॉक्स की तरफ मुड़ती है। आवाज और खांसी का आपस में क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन पूरी तरह से मैकेनिकल ड्राइनेस से जुड़ा है। जब कोई व्यक्ति बहुत देर तक लगातार बोलता रहता है, जैसे कोई टीचर या सिंगर या पब्लिक स्पीकर, या फिर बहुत तेज आवाज में चिल्लाकर बात करता है, तो गले के अंदर जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसकी नमी तेजी से कम होने लगती है। मतलब गला सूखने लगता है। हाँ, हवा के लगातार तेज बहाव से वहाँ एक रूखापन आ जाता है। अब शरीर के लिए कहीं भी जरूरत से ज्यादा सूखापन एक खतरे की घंटी है। तो शरीर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, शरीर उस जगह को लुब्रिकेट करने और वहां की स्थिति को सामान्य करने के लिए खांसी का सहारा लेता है। ये तो बहुत अलग बात हो गई। हाँ, क्योंकि ये खांसी कोई इन्फेक्शन या आम की वजह से नहीं है, बल्कि शरीर उस हिस्से को मॉइस्चराइज करने के लिए वहां बलगम या नमी खींचने की कोशिश कर रहा है। ये तो शरीर की अपनी एक स्मार्ट इंजीनियरिंग हुई। लेकिन इसी के साथ एक और बेहद सरप्राइजिंग कनेक्शन का जिक्र है जो शायद सबसे ज्यादा अजीब लग सकता है। आप गैस और वायु वाले कनेक्शन की बात कर रही हैं? हाँ, पेट में रुकी हुई गैस का गले की खांसी से क्या लेना देना हो सकता है? ये तो दो अलग अलग दिशाओं की बात हो गई। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये आयुर्वेद के सबसे लॉजिकल सिद्धांतों में से एक है। इसे वायु की दिशा से समझा जाता है। वायु की दिशा? सामान्य स्थिति में हमारे शरीर में जो अपान वायु यानी गैस बनती है, उसका प्राकृतिक रास्ता नीचे की तरफ से शरीर से बाहर निकलना होता है, जो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर किसी का पेट साफ नहीं है, क्रॉनिक कब्ज है और आंतों में गैस बुरी तरह रुकी हुई है, तो वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। अब गैस को तो कहीं से निकलना है। बिल्कुल। जब उसे नीचे जाने का रास्ता नहीं मिलता तो वो अपना दबाव ऊपर की तरफ बनाने लगती है। अच्छा, तो वो रुकी हुई गैस छाती की तरफ प्रेशर मारती है। एकदम सही। वो वायु ऊपर की ओर उठकर हमारे डायाफ्राम और छाती के हिस्से पर एक बहुत तेज प्रेशर डालती है। इस अचानक पड़े दबाव की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम ट्रिगर हो जाता है और व्यक्ति को अचानक तेज खांसी का दौरा पड़ सकता है। हाँ, लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके गले में खराश है या फेफड़ों में कुछ फंस गया है और वे कफ सिरप पीते रहते हैं, जबकि असल में वो नीचे रुकी हुई गैस का ऊपर की तरफ मारा गया धक्का है। और जब तक वो कब्ज और गैस ठीक नहीं होगी, वो खांसी किसी दवा से नहीं जाएगी। जानकारी है, हम समस्या का इलाज वहाँ कर रहे हैं जहाँ सिर्फ लक्षण दिख रहे हैं। जड़ को तो हम छू ही नहीं रहे। अब तक की इस बातचीत से एक बात तो पूरी तरह साफ हो गई है कि खांसी सिर्फ एक इंडिकेटर है, एक इंजन लाइट है जो बता रही है कि अंदर की मशीनरी में, खासकर पेट में, कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस पूरी समस्या का प्रैक्टिकल समाधान क्या है? हम इसे रोक कैसे सकते हैं? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो इसका सबसे बेहतरीन और स्थायी समाधान आयुर्वेद के ऋतुचर्या के सिद्धांत में छिपा है। ऋतुचर्या? आयुर्वेद ये साफ कहता है कि कोई भी बीमारी रातों रात आसमान से नहीं टपकती। ऐसा नहीं होता कि आज आप बिल्कुल स्वस्थ हैं और कल अचानक आपको क्रोनिक अस्थमा हो गया। ये धीरे धीरे होता है। हाँ, बीमारियां हमेशा शरीर में 3 मुख्य चरणों में विकसित होती हैं: संचय, प्रकोप और प्रसार के साथ समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे आपके घर के किसी कोने में रोज थोड़ी थोड़ी धूल इकट्ठा हो रही है और हम उस पर ध्यान नहीं देते। हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये पहला चरण है, संचय यानी एक्यूमुलेशन। गलत खान-पान से शरीर में थोड़ा थोड़ा आम या कफ इकट्ठा होना शुरू होता है, और अगर इसे यही नहीं साफ किया गया तो ये प्रकोप के चरण में चला जाता है। अब वो धूल बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वहां कीड़े मकोड़े पनपने लगे हैं। ये एग्रोवेशन हो गया। और आखिर में आता है प्रसार
यानी स्प्रेड, जब वो धूल और गंदगी उस कोने से निकलकर पंखे की हवा से पूरे घर में, आपके बेडरूम और किचन तक फैल जाती है। शरीर में यही आम पेट से निकलकर खून के रास्ते फेफड़ों और जोड़ों तक फैल जाता है। बिल्कुल। ऋतुचर्या यानी मौसम के अनुसार अपनी जीवन शैली और आहार को बदलना हमें सिखाता है कि रोगों को पहले चरण यानी संचय के समय ही कैसे साफ कर दिया जाए। से गर्मियां आ रही हैं तो शरीर की जठराग्नि और जरूरतें भी बदलती हैं। और हमें अपना खाना उसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। इसके अलावा जो रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी है, उसके लिए कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स क्या हो सकते हैं जिन्हें आज से ही अपनाया जा सके? सोर्स मटेरियल में बहुत ही स्पष्ट और रोजमर्रा के काम आने वाले टिप्स दिए गए हैं। सबसे पहला नियम है खाने को हमेशा धीरे धीरे और बहुत अच्छी तरह चबाकर खाना, ताकि पाचन मुंह से ही शुरू हो जाए। हमारा आधा डाइजेशन तो मुंह के अंदर सलाइवा के साथ ही हो जाना चाहिए, ताकि पेट पर कम से कम बोझ पड़े। और दूसरा नियम? दूसरा, एक्सट्रीम टेम्परेचर वाली चीजों को एक साथ खाने से बचें, जैसे गर्मा गर्म खाने के साथ बर्फ वाला कोल्ड ड्रिंक या पानी कभी ना लें। वो तो भट्टी बुझाने वाली बात हो गई। तीसरा, अपने आहार में मौसम के अनुसार चीजें शामिल करें। और सबसे जरूरी बात, अपने डाइजेशन को कभी कमजोर ना पड़ने दें। अगर पेट सही से काम कर रहा है तो वो आमरस बनेगा ही नहीं, और ना ही वो फेफड़ों तक पहुंचेगा। उसके साथ ही ऋतुचार्या यानी मौसम के अनुसार अपने खान पान के नियमों का पालन करना भी बहुत अहम बिंदु है। सही कहा। तो आखिर इन सब बातों का निष्कर्ष क्या है? हमने रूट कॉज समझ लिया, गलतियां समझ ली। अब हम चर्चा के उस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, जिसका वादा हमने शुरू में किया था। वाता, पित्ता और कफा प्रकृतियों के अनुसार सूखी और गीली खांसी के विशेष समाधान। सबसे पहले बात करते हैं सूखी खांसी की। अगर किसी को सूखी खांसी हो तो उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए? सूखी खांसी में शरीर में नमी की कमी और वायु का दबाव ज्यादा होता है, इसलिए खाने में घी का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। अगर खाना रूखा है तो साथ में गर्म पानी लें, खाने से पहले सैलेड लें और गैस से बचने के लिए खाने के बाद सौंफ, मिश्री और छोटी इलायची को पीसकर मुंह में रखें और कुछ देर तक चबाते रहें, ताकि खाने के बाद गैस ना बने और डायफ्राम पर प्रेशर ना आए। हाँ, सूखी खांसी में स्निग्धता की कमी होती है, जिसके कारण डायफ्राम ठीक से फूल नहीं पाता और प्रेशर के साथ खांसी आती है। ये सब उपाय करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है और खांसी शांत होती है। सूखी खांसी के लिए रात को सोने से पहले का भी एक विशेष उपाय सोर्सेज में दिया गया था, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी प्रकृति वात या पित्त की है और बलगम बाहर नहीं आ रहा है। ये उपाय बहुत इफेक्टिव है। अगर वात या पित्त के कारण सूखी खांसी से परेशानी है तो रात को सोने से पहले छाती और पीठ पर पुराना घी और कपूर मिक्स करके उसमें 2 से 3 बूंद अमृत धारा मिलाकर अच्छे से मालिश करनी चाहिए। उसके बाद ढककर सो जाना चाहिए, राइट? बिल्कुल, इससे छाती अंदर से रिलैक्स होती है। साथ ही रात को सोने से पहले दूध में थोड़ा पानी, मिश्री, छोटी इलायची और मुलेठी उबालकर पीना भी बहुत फायदेमंद है। ये गले और फेफड़ों को बहुत अच्छी नमी देता है। लेकिन अगर खांसी गीली है तो, यानी खांसी के साथ काफी बलगम आ रहा है और किसी की प्रकृति भी कफा प्रधान है, तो उसके लिए क्या उपाय बताए गए हैं? यहाँ नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। कफा प्रकृति वालों को क्या नहीं करना है, इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। उन्हें दूध, घी, मक्खन, मलाई और मीठा जैसी सभी स्निग्ध चीजों का सेवन तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीजें कफा को और बढ़ाएंगी। सही पकड़ा। इन्हें आकाश और वायु तत्व बढ़ाने वाली कड़वी चीजों का काढ़ा लेना चाहिए, जैसे नीम, तुलसी, गिलोय, करंज, पुदीना, अदरक, लहसुन, काली मिर्च और अजवाइन। इनका काढ़ा बनाकर खाने के तुरंत बाद पीना चाहिए। इससे नया बलगम नहीं बनेगा। एकदम सही। रिसर्च में एक और बहुत ही अजीब और दिलचस्प औषधि पिप्पली का बड़ा जिक्र था। पहले तो लगा कि ये काली मिर्च जैसी ही कोई चीज होगी, लेकिन इसकी साइंस तो एकदम अलग है। पिपली सच में कमाल की है। छोटी या बड़ी पिपली का एक टुकड़ा मुंह में रखकर चूसने की सलाह दी जाती है। ये तासीर में गर्म तो होती है, लेकिन साथ ही इसमें स्निग्धता भी होती है। मतलब ये पाचन तो सुधारती है, लेकिन काली मिर्च की तरह गले में रूखापन नहीं लाती। जी हाँ, बिल्कुल यही इसकी खासियत है। लेकिन यहाँ एक अहम नोट है। वाता और पित्ता प्रकृति वालों को पिपली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें गर्मी नुकसान करेगी। तो वाता और पित्ता वाले लोग क्या चूस सकते हैं? वो इलादी वटी चूस सकते हैं, जबकि कपा प्रकृति वाले लोग लवंगादी वटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही क्लियर और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन है। फास्टिंग यानी उपवास को लेकर भी प्रकृति के अनुसार अलग नियम है ना? हाँ, कफ वालों के लिए उपवास बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इससे जमा हुआ कफ पिघलता है। लेकिन वाता और पित्ता वालों को उपवास करने से बचना चाहिए, वरना उनकी ड्राई कॉफ और बढ़ जाएगी। और कोई यूनिवर्सल नियम जो सब पर लागू होता हो? चाहे सूखी खांसी हो या गीली, ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक्स पूरी तरह वर्जित हैं। रात में फल खाना या फ्रिज की ठंडी चीजें लेना किसी भी प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। तो इन सभी बातों को समेटते हुए जो सबसे बड़ा निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि कोई भी बीमारी बस एक दिन में अचानक नहीं आ जाती। ये उन छोटी छोटी गलतियों का परिणाम है जिन्हें लोग रोजमर्रा की जिंदगी में नजरअंदाज करते हैं, जैसे भोजन को ठीक से ना पचाना और गलत टाइम पर पानी पीना। सही बात है। ज्ञान तभी मूल्यवान है जब उसे समझा और लागू किया जाए। अपनी प्रकृति यानी वाता, पित्ता और कफा को समझना और मौसम के अनुसार अपनी आदतों में सुधार करना ही बीमारियों को जड़ से खत्म करने का एकमात्र तरीका है। इंसान अंतरिक्ष विज्ञान में महारत हासिल कर चुका है, AI बना लिया है, पर खुद के शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये बुनियादी ज्ञान कहीं पीछे छूट गया है। क्या केवल बड़े बड़े अस्पतालों और जीवन भर चलने वाली दवाओं के भरोसे एक स्वस्थ जीवन की उम्मीद की जा सकती है?
बिल्कुल नहीं। दवाइयाँ किसी भी बीमारी के लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा देती हैं, लेकिन सही ज्ञान अपनी प्रकृति की पहचान उस बीमारी की जड़ पर प्रहार करती है। ज्ञान ही असली उपचार है। शरीर और भोजन का तालमेल समझ लें तो बीमारियां पैदा होने से पहले ही रुक जाती हैं। ये बहुत ही सशक्त संदेश है। शरीर की इंजीनियरिंग को समझना बाहरी दवा से ज्यादा असरदार है। यदि इसी प्रकार अन्य बीमारियों के रूट कॉज जैसे फैटी लिवर, यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज, थायराइड आदि को भी डिकोड करना चाहते हैं तो डिकोड डिजीजेज विद साइंस एंड आयुर्वेदा चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में सही अनाज लिखें ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।